हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम 10th क्लास के एनसीईआरटी से थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। इससे पहले मैंने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं किया है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी मार्क बूस्टर सीरीज है, जिसमें हम टॉपिक्स को क्विकली कवर करेंगे, बट पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छा है। इससे आपके अपने मार्क्स जो है वो एनहांस कर सकते हैं। अब बात आती है वाटर रिसोर्सेज की। हमारे सामने वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप बताओगे ओशियंस है, लेक, पॉन्ड, ये सभी हमारे सामने क्या है? वाटर रिसोर्सेज है। रिवर, जिनसे हमें वाटर मिलता है, ये वाटर रिसोर्सेज है हमारे सामने। या रेन जो है, वहां से भी हमें वाटर मिलता है। ये सभी क्या है? वाटर रिसोर्सेज है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए उसका आंसर। अब आप बोल रहे हो कि यार इतने सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, फिर भी हमारे पास वाटर स्कैरसिटी है, वाटर की कमी होती है। क्यों होती है? देखिए, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ सरफेस का थ्री थ्री फोर्थ, ठीक है, थ्री फोर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, बट स्टिल हमारे पास वाटर की कमी है, क्योंकि हम जो वाटर कंज्यूम कर सकते हैं वो है फ्रेश वाटर। और उसका जो थ्री फोर्थ है ना, उसका स्मॉल प्रोपोर्शन ही फ्रेश वाटर होता है। जो भी टोटल है थ्री फोर्थ अर्थ की सरफेस पर वाटर है, उसका 96.5% जो है वो ओशियंस में है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसको हम पी नहीं सकते। उसका सिर्फ और सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। कितना? 2.5%। इतना सही है फ्रेश वाटर, इसीलिए कमी है। और ये जो 2.5% है, उसका भी 70% जो है वो आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर्स मतलब आइस शीट्स बनी हुई है। अब वो आइस की जो शीट्स हैं उसको तो आप नहीं पी सकते हो, वो जब पिघलेंगी और फिर जब वो लेक्स में और रिवर्स में आ जाएंगी तभी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 70% जो है वो आइस शीट्स में है, जिसको हम पी नहीं सकते। स्मॉल प्रपोर्शन, बहुत छोटा सा प्रपोर्शन बचता है उसका, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल लिटिल लेस देन 30%, ये जो इतना है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही, मतलब 2.5% का 70% तो आपने हटा दिया, सिर्फ कितना बचा? 30%, जो कि ग्राउंड वाटर है। और ग्राउंड वाटर को हम पी सकते हैं, उसको हम ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के निकाल लेते हैं और फिर उसको हम पी सकते हैं, अपने यूज में ले सकते हैं। तो इतना कम वाटर है, इसीलिए हमें वाटर को बचाना है। ओके, और इंडिया को कितना मिलता है? तो इंडिया का जो टोटल ये 30% है, उसमें से मतलब टोटल 30% वो टोटल हो गया पूरे वर्ल्ड के पास, और उसमें से 4% जो है वो इंडिया को मिलता है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 133 है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। 133 रैंक पर जाते हैं हम। ठीक है, इतना कम अवेलेबल है। हमसे पहले 132 नेशंस आते हैं जिनके पास वाटर हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास इतना कम वाटर है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया में है वो कितने हैं? 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। ठीक है, और यहाँ पे एक ये लाइन दे रखी है जो कि आपको पता होना चाहिए। 2025 तक ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली एब्सोल्यूट वाटर स्कैरिसिटी में चला जाएगा, मतलब वहां पर बहुत पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो स्वीडिश एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर वाटर अवेलेबिलिटी 1000 टू 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर हुआ, तो इस चीज को वाटर स्ट्रेस बोलेंगे, वाटर स्कैरिसिटी बोलेंगे। वाटर स्ट्रेस की अगर कोई डेफिनेशन पूछे या बोले कि वाटर स्ट्रेस कब आएगा, जब हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी कितना हो, 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर जो है वो पर पर्सन होना चाहिए। मतलब इतना पर पर्सन पर ईयर, इतना एक पर्सन को एक साल में इतना पानी मिलेगा तो वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फ्रेश वाटर इज मेनली हमें कहाँ से मिलता है? तो सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर जो है उससे मिलता है। ठीक है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मिलता है, जो रेन के थ्रू जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है उससे। जैसे कि आपको जो दिख रही है ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, रेन होती है, फिर उसके बाद ये वेपोरेशन की प्रोसेस होती है, तो इससे हमें मिलता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है जो रेन से आता है। 2025 तक 2 बिलियन पीपल जो है वो एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी में आ जाएंगे। तो ये तो कुछ फैक्ट है। अब बात आती है वाटर स्कैरसिटी। अब आपको पता ही चल गया, और इसके लिए हमें वाटर को कंजर्व भी करना चाहिए। कुछ मैनेजमेंट कंजर्वेशन की जरूरत है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। वाटर स्कैरसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर होती है? तो उन एरिया में जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, लो रेनफॉल होता है, या ड्राउट प्रोन रीजन जो होते हैं वहां पे
जिनमें जो सूखाग्रस्त ड्राउट प्रोन रीजन जो होते हैं वहां पे वाटर स्कैरसिटी होती है, ठीक है। लाइक राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां पे वाटर स्कैरसिटी होती है। वहां पे इतने ये मटके लेके वुमेन्स बहुत मीलों दूर तक जाती हैं ये मटका लेके, और वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पर जाती हैं और फिर एक मटका पानी लेके आ पाती हैं। तो इस तरह से इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि किसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे किसको कम मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है ओवर स्पेस एंड टाइम, ठीक है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब बेसिकली क्या है कि कहाँ पे कितनी बारिश हुई है या कहाँ पे रिवर्स है, कौन सी जगह है, तो स्पेस और टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मेनली जो वाटर स्कैरसिटी आ रही है मोस्ट केसेस में वो किस वजह से आ रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। किसी को बहुत ज्यादा एक्सेस में मिल रहा है और किसी को बहुत कम मिल रहा है। तो इस वजह से वाटर स्कैरसिटी आ रही है। यहाँ पे आप कुछ ये देख सकते हैं इमेजेस, जैसे कि यहाँ पे ये देखो फ्लड आया है, पूरे में पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाटर पीने वाला पानी नहीं है। यहाँ पे ये बच्चा पानी ले रहा है, इस तरह से ये भी फिगर देख सकते हैं आप। और यहाँ इस तरह से ये लाइन लगी हुई है वाटर के लिए, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ड्रॉट प्रोन रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि बिल्कुल सूखा है, यहाँ पे वाटर नहीं है, इसीलिए मिट्टी इस तरह से हो गई है। यहाँ पे किसी जगह बहुत ज्यादा पानी है, यहाँ फ्लड वगैरह आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो तो वाटर स्कैरसिटी है, ड्रॉट प्रोन रीजंस है। ओके, अब क्या ऐसा हो सकता है किसी जगह पे एम्पल वाटर रिसोर्सेज हो, बहुत सारा पानी हो, बट स्टिल वाटर स्कैरसिटी हो? तो देखिए वाटर स्कैरसिटी किस तरह से हो सकती है। एक तो ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो उस वजह से क्या है, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। तो वहां पे जितनी पॉपुलेशन है तो डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, और उतना अवेलेबल नहीं है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उस वजह से वाटर स्कैरसिटी आ जाती है, ठीक है। तो ज्यादा लोग हैं तो ग्रेटेस्ट डिमांड होगी वाटर की, अनइक्वल एक्सेस है तो वाटर स्कैरसिटी हो सकती है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्यादा पॉपुलेशन है तो डोमेस्टिक यूज भी होगा, और फूड हमें चाहिए, फूड ग्रो करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होगी, तो ज्यादा वहां पे एग्रीकल्चर के लिए भी ज्यादा आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना होगा। ज्यादा फूड प्रोड्यूस कब होगा, जब ज्यादा वाटर यूज होगा उसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस वजह से भी वाटर स्कैरसिटी आती है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से भी ओवर एक्सप्लॉइट होता है, ओवर यूज होता है वाटर का, ठीक है। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर होता है उसमें, जैसे कि समर्स के टाइम पर जो भी क्रॉप होती है, जैसे इस टाइम पर अभी अगर हम बात करें तो रेन तो हो नहीं रहे हैं, और अभी जो क्रॉप बोई गई है उन सभी में क्या चाहिए, ट्यूबवेल्स वगैरह से वाटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई सीजन जो एग्रीकल्चर है उसमें ज्यादा यूज होता है वाटर का, ठीक है। तो इस टाइम पर ज्यादा यूज होता है वाटर का, जो अभी वाला टाइम चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि फार्मर्स को अपनी लैंड को फर्टाइल बनाना है, उसमें या क्रॉप बो रखे हैं तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, उनको वाटर देना पड़ेगा। तो उनको वाटर देने के लिए वो अपने अपने वेल्स बनाएंगे, ट्यूबवेल्स बनाएंगे इरिगेशन के लिए, तो अपनी क्रॉप का प्रोड्यूस इंक्रीज करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये क्रॉप जो प्रोड्यूस है उसको बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए ये अपने अपने फार्म में ट्यूबवेल्स वगैरह लगाएंगे और ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालेंगे। जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा उतना ग्राउंड वाटर कमी आएगी। अब निकालते जा रहे हैं, एक दिन तो आएगा जब खत्म होगा, तो इस तरह से ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल कम होने लग जाता है, और फिर क्या हो जाता है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक पॉइंट है, क्योंकि अगर अच्छा वाटर नहीं मिलेगा फूड के लिए क्रॉप्स में, तो फिर वहां पे क्रॉप भी खराब होंगे और उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो हमारी हेल्थ भी खराब होगी, ठीक है। अब और क्या रीजंस हो सकते हैं वाटर स्कैरसिटी के, तो हैवी यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो हैवी यूज हो जाएगा। दूसरा चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनमें इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही है। अब इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही है तो वहां पे क्या चीज चाहिए, एक तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी, दूसरा पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी। लाइक मैं यहाँ पे लेक्चर बना रही हूँ तो मेरी लाइट जल रही है, ठीक है, और इसी तरह से इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो वहां पे भी पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और भी सभी काम के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बाकी बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए मोर पावर रिक्वायर्ड होती है। और पावर कहाँ से बनती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम बनाते हैं। और ये अगर हम बात करें एनर्जी की, तो इंडिया का टोटल अगर एनर्जी प्रोड्यूस होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, वो उसमें 22% होता है। अगर 100% टोटल इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें से 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, डैम वगैरह में जिस तरह से वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है।
ठीक है। ओके, उसका मैं भी डायग्राम भी बता दूंगी आपको। और अगर हम बात करें जो अर्बन सोसाइटीज है, अर्बन सोसाइटीज में अगर हम जैसे बात करें बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन इतनी बड़ी बिल्डिंग इतनी सी स्पेस में बनी हुई है, ठीक है। और उसमें 20-25 फैमिली रह रही है। 20-25 फैमिली से एक फैमिली में अगर 4 लोग भी रह रहे हैं तो 25 फैमिली में सोचिए, ठीक है। उन सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, और वाटर कितनी सी जगह का निकाल रहे हैं, वो इतनी सी जगह ग्राउंड वाटर ही पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से पास में एक और बिल्डिंग है, उसके पास में एक और बिल्डिंग है, तो इस तरह से कितनी सारी बिल्डिंग है, वो 25-25 फ्लोर, ठीक है। ये 25-25 लोग रह रहे हैं, यही मान लो, ठीक है। तो इतना सारा हैवी यूज ऑफ वाटर करेंगे, मतलब वाटर का काफी ज्यादा यूज करेंगे, और उसके लिए वो इतनी से एरिया में से बहुत सारा पानी निकालेंगे, बहुत सारा पानी यूज करेंगे, तो जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अर्बन सिटीज, अर्बन हाउसिंग सोसाइटीज में ये होता है कि हर किसी के यहाँ पंप वगैरह लगे हुए हैं और फिर उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और इसी वजह से डिप्लीशन हो रहा है सेवरल सिटीज में, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि ये एक है रिजर्वियर है, ये डैम वगैरह बना दिया, और यहाँ से ये वाटर जा रहा है, और यहाँ पे एक जनरेटर बना दिया, यहाँ पे टरबाइन लगा दी, और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे से प्रोड्यूस होके चली गई यहाँ से, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या हो सकता है कि एम्पल वाटर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ बहुत जगह पानी 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 भरा हुआ है, लेकिन वो वाटर जो है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं इसको पी सकती हूँ क्या? नहीं पी सकती। कीचड़ वगैरह सब मच्छर मक्खी सब कुछ बैठे हो उसमें, क्या उसको पी सकती हूँ? तो वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। एक तो क्वांटिटी उतना आपको नहीं मिल रहा जितना चाहिए, दूसरी चीज क्या है, क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो फिर आपने देखा हुआ बहुत खराब खराब वाटर आने लग जाता है, क्या उसको पी सकते हो? उसमें बहुत ज्यादा खराब मिट्टी वगैरह या रेड कलर का वाटर आपने देखा हुआ इस तरह से तो आने लग जाता है। वो क्यों? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर वहां से निकाल लिया गया है, तो फिर उतना क्वालिटी ठीक नहीं आता, ठीक है। तो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, तो उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो भी वाटर स्कैरिसिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सभी जो चीजें हैं वो पॉल्यूट करती हैं वाटर को। हम क्या करते हैं, घर का सारा कूड़ा कचरा निकाल के पानी में फेंक देते हैं, जैसे हम फेंक दिया और वो पानी के साथ साथ रिवर वगैरह में चला गया, और फिर उतना ज्यादा वो प्योर हुआ नहीं, और उसके बाद वापस हमें पीने को मिल गया, तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसमें केमिकल्स वगैरह मिल गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो सोचो जो इसको अगर हम वापस पियेंगे तो हमारी हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, ठीक है। इंडिया की रिवर की बात करें तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। जैसे गंगा यमुना में बहुत सारा गंदा कचरा सब कुछ उसमें फेंक दिया जाता है, तो वो प्योर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनका वाटर प्योर नहीं है, और बहुत ही खराब वाटर हो चुका है इनका, ठीक है। प्योर करने के लिए भी प्रोसीजर्स हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे इस चैप्टर में भी आगे बताऊंगी, और आगे भी, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ रहा है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, हम कमर्शियल क्रॉप्स यूज कर रहे हैं सेल करने के लिए, ज्यादा ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा डिमांड होगी, तो ज्यादा एग्रीकल्चर भी होगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया पावर का ज्यादा यूज हो रहा है, तो पावर भी ज्यादा चाहिए, तो फिर उसके लिए वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो डे बाय डे इस तरह से हो रहा है, और उसी वजह से वाटर स्कैरिसिटी आ रही है, वाटर खराब भी हो रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे हमें जरूरत है इसको प्योर करने की या कुछ मैनेजमेंट रिसोर्सेज लाने की, तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आए इसके लिए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि अभी आए, एंशियंट इंडिया में भी थे, इंडिपेंडेंस से पहले भी थे, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज इस तरह से होते थे, जैसे कि हीराकुंड डैम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डैम वगैरह बनाए जाते हैं इसके लिए जो वाटर की स्कैरिसिटी है उसको फुलफिल करने के लिए, और यहाँ पे देखो इस तरह से भी एंशियंट इंडिया में बनाए जाते थे, रिजर्वियर्स बनाए जाते थे, लेक वगैरह, कैनल वगैरह, इरिगेशन के लिए कैनल निकाल देते थे, कोई रिवर जा रही है और यहाँ से कैनल निकाल दी, ठीक है, यहाँ से निकाल दी, तो ये वाले जो एरियाज है वहां पे इरिगेशन मिल जाएगा, ठीक है। स्टोन रबल्स, रिजर्वियर्स बनाते थे, लेक्स बनाते थे, इस तरह से एंशियंट इंडिया में भी होते थे, और अभी भी हम डैम बनाते हैं, मॉडर्न इंडिया में भी हम डैम वगैरह बनाते हैं, वो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें तो वहां पे भी सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो चैनलिंग बेसिकली यहाँ पे इस तरह से, ये जो हमने यहाँ पे कैनल्स वगैरह बनाए, इसी तरह का ये इनका भी सिस्टम हुआ करता था, जो फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा बेसिकली इस
को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया गया था। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में भी बनाया गया था। तो इस तरह से ये इस तरह से रिवर वगैरह से ये इस तरह से कैनल्स वगैरह निकाल देती हैं। एक चैनल निकाला जाता है जिससे कि इधर उधर इरिगेशन के लिए वाटर मिल सके। ओके, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी डैम बनाए गए, लेक बनाए गए, इरिगेशन सिस्टम बनाए गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इंडिपेंडेंस से पहले इस तरह के सिस्टम थे। ओके, ऐसा नहीं कि अभी नए हैं। कलिंगा में और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के सिस्टम थे। अगर हम बात करें डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम अच्छी तरह से था उस टाइम पे भी। भोपाल लेक बनी थी 11वीं सेंचुरी में, जो इंडिपेंडेंस से काफी पहले बन चुकी थी। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी उस टाइम की। ठीक है, अभी तो काफी सारी आर्टिफिशियल लेक बनाई जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये बनाई गई थी। हौज खास दिल्ली में बनाया गया था 14वीं सेंचुरी में। तो ये भी किस लिए किया गया था? वाटर सप्लाई करने के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब डैम वगैरह, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो अभी भी बनाए जाते हैं, जैसे कि डैम बनाया जाता है। डैम क्या है? एक रिजर्वियर है। एक रिवर जा रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रिवर ड्रॉ करूं, एक रिवर है और रिवर का वाटर रोक दिया जाए। ठीक है, रोक दिया जाए और यहाँ पर एक रिजर्वियर, मतलब बेसिकली इसमें कुछ गेट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिसमें से जब यहाँ वाटर भर जाए तो इसको खोल देते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे इस रिवर के वाटर को रोक के कुछ कुछ वाटर यहाँ से जाता रहता है। ठीक है, और ये एक रिजर्वियर बना दिया जाता है जहां से बाकी जगह पे वाटर सप्लाई हो जाता है। इसके काफी सारे फायदे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पे बनाई जाती है। दूसरा, इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्योंकि काफी सारे पर्पजेस हैं इसके। फ्लड कंट्रोल के लिए मेनली ये बनाया गया है, फ्लड कंट्रोल हो जिससे कि, और इसके अलावा यहाँ से पावर जनरेट कर सके, ये सब इसके यूज है। तो डैम क्या है? एक रिजर्वियर है। और मोस्ट ऑफ डैम जो है वो बेसिकली किस वजह से बनाए गए हैं? तो एक कंट्रोल्ड वे में फ्लो को यूज किया, मतलब जो वाटर है रिवर का उसको कंट्रोल्ड हम यहाँ पे फ्लो करा पाए और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना पाए, या जो जैसे ये जो आसपास वाले जो एरियाज हैं या यहाँ से दूसरे जो एरियाज हैं जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं, उन रीजन में अवेलेबल करा पाए हम वाटर। ठीक है, तो इसीलिए बनाए जाते हैं। तो बेसिकली टिम्बर डैम्स और ये सभी डैम है, सेवरल टाइप सब टाइप्स भी है इसके डैम। ठीक है, जिस साइज का है उस हिसाब से, जैसे लार्ज डैम हो गए, मेजर डैम हो गया, बड़ा हो गया, लो डैम हो गए, मीडियम डैम हो गए, मीडियम हाई डैम हो गए। तो इस तरह से जिस तरह का डैम है उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम इस तरह के नेशन के डेवलपमेंट के लिए, अब इसके काफी सारे रीजन हो गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इसके अलावा वाटर स्कैरिसिटी उसको फुलफिल करने के लिए, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इसके अलावा जो फ्लड वगैरह आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इन डैम को बोला था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? इस तरह की स्लोगन देने का क्या रीजन होता है जिससे कि लोग इसके लिए राजी हो, वो इसमें इसके अगेंस्ट ना जाए, मना ना करे कि नहीं नहीं हमारी लैंड वगैरह मत लो और हमें नहीं चाहिए डैम वगैरह। ये नहीं, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए और इरिगेशन के लिए डैम बनाना जरूरी था। विलेज इकोनॉमी को ग्रो करना था, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए नीड थी डैम की, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्लोगन दिया जिससे कि लोग इसमें आगे और डैम बनाने के लिए कोई प्रोटेस्ट ना करे बेसिकली। ठीक है, कि डैम मत बनाओ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, लोग इसको सपोर्ट करें, तो उन्होंने टेम्पल से इसका कंपैरिजन कर दिया। देखिए इस तरह का होता है डैम, और यहाँ पे ये जो गेट्स लगे हुए हैं आप देख रहे हो, तो यहाँ से एक रिजर्वियर बना दिया और यहाँ से फिर वाटर फ्लो हो रहा है। बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? जैसे कि ये मान लो ये डैम है, यहाँ से ये वाटर जा रहा है और आपने बाकी यहाँ पे एक ये लगा दिया जिससे कि यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सैंड वगैरह जो है वो यहीं पे रह जा रहे हैं, या स्टोन्स वगैरह जो रिवर अपने साथ लेके आती है वो यही रह जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक होता है और इसकी वजह से फ्लड वगैरह भी आते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारी बारिश हो गई, ठीक है, बहुत सारी बारिश हो गई, आपने इसको बंद कर रखा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि एक टाइम पर वो बढ़ेगा और बिल्कुल इतना फुल हो गया और फिर उसके बाद इसके ऊपर से निकल सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ऊपर से पानी निकल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये गेट सारे खोलने पड़ेंगे। और अचानक से जब आप गेट खोलते हैं पूरे, तो फिर क्या होता है? ये जो वाटर है वो यहाँ के जो रीजन्स है उन सभी रीजन में
भर जाता है, पूरी तरह से घरों में आ जाता है, तो फ्लड और ज्यादा आने लगे। ठीक है, तो सोचा था कि फ्लड नहीं आएंगे, लेकिन इसके फ्लड और ज्यादा आने लगी। तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे और लार्ज डैम जो थे, उनसे क्या हुआ, उनका बहुत ज्यादा अपोजिशन होने लगा, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो एक रीजन क्या था कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो आप अफेक्ट कर रहे हो, रिवर नेचुरल फ्लो हो रहा था, आपने उसको बीच में बैरियर लगा दिया। ठीक है, और तो उसकी वजह से सेडिमेंट फ्लो जो है, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, मतलब बेसिकली सैंड वगैरह भी वहां से निकाल ली जाती थी। और फिर ये जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो भी स्टोन्स वगैरह आते हैं रिवर के साथ, वो यहीं रुक जा रहे थे और वाटर यहाँ चला जा रहा था। तो नेचुरल फ्लो जो है वो अफेक्ट हो रहा था, और बॉटम ऑफ द रिजर्वियर में सेडिमेंटेशन हो रहा था, और बहुत सारे लोग यहाँ से जो रेत वगैरह है, सैंड वगैरह, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको निकालने से भी नुकसान होता है, और बहुत सारे स्टोन्स वगैरह इस पे जमते जाते हैं। और एक टाइम पर ऐसा आता है जब स्टोन मान लीजिए इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा ये बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ तक तो स्टोन्स आ गए। ठीक है, इतने एरिया तक स्टोन्स आ गए, जैसे कि एक कोई रिजर्वियर है, ऊपर तक स्टोन आ गए, फिर थोड़ा सा ही भरा, वैसे ही ओवरफ्लो होने लगेगा। तो ये सब चीजें होने लगी। दूसरा क्या है, इस रिजर्वियर को आपने बनाया, डैम को बनाया, उसकी वजह से क्या हुआ, आसपास बहुत सारा एरिया है जहां से फ्लोरा एंड फोना, जहां वहां पे लोकल सोसाइटी वगैरह लोग रह रहे थे, या पुअर पीपल ही रहेंगे रिवर के आसपास वाले रीजन में, तो वो लोग रहते, उनको माइग्रेट करना पड़ा। या फिर यहाँ पे आसपास वाले रीजन में कोई फ्लोरा फोना है, कोई जंगल है जैसे, या एनिमल्स वगैरह हैं, उन सभी को माइग्रेट होना पड़ा, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से। सबमर्स हो गया आसपास वाला रीजन जो था वो। और इस तरह की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था एक डैम के लिए, ठीक है, सरदार सरोवर डैम के लिए, जो गुजरात में बनाया गया है। तो इसके लिए नर्मदा बचाओ, नर्मदा रिवर पर ही है, तो इसीलिए बोला गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट किया गया, टेहरी डैम आंदोलन किया गया, तो इस तरह के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काफी विरोध आया लोगों की तरफ से, ऑब्जेक्शन आए। ठीक है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जहाँ के लोकल कम्युनिटी थे उस जगह को मैं आपने यहाँ पे रोक दिया, तो रिवर का पानी इतनी सब जगह पे जाएगा, तो इतने सारे लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लोगों ने कहा कि यार हमें ज्यादा फायदा हो रही है और हमें यहाँ से जाना पड़ा है, हमारी लैंड ले रहे हो तो हमें कोई जगह दो। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए, उनका लिवलीहुड भी जा रहा था, और क्या हो रहा था, उनको एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्स फॉर ग्रेटर गुड ऑफ नेशन, मतलब लोगों का ये भी कहना था कि यार हमें तो कुछ फायदा नहीं है, देश के लिए हम क्यों अपनी जमीन दें। तो इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरदार बेसिकली क्या है, ये जो नर्मदा मूवमेंट था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट था, एनजीओ का एक मूवमेंट था, जिसमें ट्राइबल पीपल, जो फार्मर्स थे, आसपास रहने वाले, एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सब साथ में मिलकर आए। और सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर बन रहा था गुजरात में, जो बन चुका है अब। तो इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने बोला कि यार हम यहाँ से क्यों माइग्रेट हों, हम क्यों यहाँ से जाएं, या फिर हमें कुछ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, हमें कोई और लैंड प्रोवाइड करे जहाँ पे हम जाके रह सकें। ठीक है, हम क्यों डिस्प्लेस हों इस तरह से भी, और वहां के आसपास का जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, तो आसपास की बहुत सारी जगह को खाली कराया गया। उनको प्रॉमिस किया गया कि हम आपको दूसरी लैंड देंगे, आप वहां पे रहो। तो फिर ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ। तो इस तरह से इन लोगों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। तो इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था। सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश से निकलती है, लार्जेस्ट इसका एरिया जो मध्य प्रदेश में, तो उससे 4 स्टेट्स को फायदा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से एक इस तरह से ये कैनाल निकाली गई, जिससे कि ड्रॉट प्रोन रीजन्स में ये लोग फैसिलिटी इरिगेशन के लिए बेसिकली ये यहाँ पे वाटर प्रोवाइड कर सके। और क्या रीजन होता है, और इसमें पावर भी बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में अभी इस तरह की चीज आ रही है कि यार फार्मर्स को प्रॉमिस तो किया गया था कि हमें पानी दिया जाएगा, लेकिन फार्मर्स को दिया नहीं जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को वाटर अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक है कि यार हमने तो किया था लेकिन हमें तो कुछ मिला नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे डैम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडस रिवर है, यहाँ पे आप ऊपर और देख सकते हो ये ब्यास रिवर है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स, ये भाखला नागल डैम है यहाँ पे। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ये आपका हीराकुंड, और यहाँ पे रिहंद ये रिवर है। तो ये सभी रिवर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सरदार सरोवर डैम, ये वाला जो अभी हमने नर्मदा रिवर पे पढ़ा, ये है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कोन्या, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नागार्जुन सागर,
ये सभी जो है वो आपको पता होना चाहिए कुछ, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट भी इस तरह से चल रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। अब क्या होता है, दो गवर्नमेंट्स के बीच में भी डिस्प्यूट होने लग जाते हैं। क्यों होने लग जाते हैं? दो गवर्नमेंट ने मिलकर डैम बनाया, एक स्टेट में बनाया गया, दूसरी स्टेट में रिवर बह रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों का बराबर हिस्सा है। लेकिन क्या होता है कि जिस स्टेट में बनाया गया है वो दूसरे वाले के लिए इतना वाटर नहीं सप्लाई कर रहा है, तो इस तरह से भी डिस्प्यूट होने लग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी डिस्प्यूट हुआ। कोन्या वाला जो था उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर, ठीक है, उनको उनका जो ज्यादा वाटर डाइवर्स कर लिया। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्शंस वगैरह चल रहे थे, और ये सारे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फिर चलते रहते हैं, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में। और इसके अलावा वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो, मतलब मोर वाटर अगर आपने ज्यादा यूज कर लिया तो डाउन स्ट्रीम फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। एक रिजर्वियर बना है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहीं से आपने ज्यादा पानी यूज कर लिया, तो ये वालों को कम पानी मिलेगा, यहाँ से जब बहर के नीचे जा रहा है तो कम पानी मिलेगा, तो इनको दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी काफी ऑब्जेक्शंस होते हैं, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस पर्पस के लिए बनाए जा रहे थे वो पर्पस फेल हो रहा है। जैसे कि किस लिए बनाए जा रहे थे, मेन पर्पस जो था कि भाई हम फ्लड कंट्रोल करेंगे, फ्लड नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद और ज्यादा फ्लड आ रहे हैं सेडिमेंटेशन की वजह से, ठीक है, और ज्यादा फ्लड आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा, मेन ऑब्जेक्टिव जो था आपका वो ठीक ही नहीं हो रहा, और वो ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल नहीं हो रहा, बाकी ऑब्जेक्टिव जो आप फुलफिल करने की बात कर रहे हो उनका भी ठीक नहीं है, क्योंकि फार्मर से आपने प्रॉमिस किया हम तुम्हें पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तुम फार्मर को पहले प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, और नेचुरल जो फर्टिलाइजर बेसिकली यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन की वजह से क्या है, फ्लड प्लेन्स जो है, मतलब सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो उसके साथ जो रिवर अपने साथ बहा के बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आती है, वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं और फिर वहां से ओवरफ्लो होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लड और ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारे फ्लड आ रहे हैं, और इस वजह से भी इसका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं। इरिगेशन, अब क्या हुआ कि लोगों को वाटर पहले स्कैरिसिटी थी, अब वाटर अच्छा एक्सेस प्रोवाइड हो रहा है, डैम वगैरह बना के उनको लेक कैनाल वगैरह दे दिया। अब जो फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपना शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो क्रॉप पैटर्न है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अब वो कमर्शियल क्रॉप करने लग गए। पहले वो क्या करते थे, अपने और अपने घर के लिए ही क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते थे क्योंकि वाटर उतना नहीं था। अब वाटर एक्सेस हो गया तो उन्होंने कहा कि खुद के लिए भी कर लेते हैं और सेल करने के लिए भी कर लेते हैं। उनकी कोई बुराई भी नहीं है, कुछ खराबी भी नहीं है, क्योंकि वो अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आप जॉब भी तो चाहिए उन्हें, अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे ही, तो इसीलिए वो यहाँ पे मोर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो फिर ज्यादा वाटर हमें चाहिए होगा, ज्यादा वाटर चाहिए होगा, तो फिर वाटर स्कैरसिटी होगी, ठीक है। ओके, ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का सैलिनाइजेशन हो रहा है, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें सोशल लैंडस्केप में, इंक्रीजिंग द सोशल गैप। अब क्या है कि पुअर को कम मिल रहा है और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को आप ज्यादा देते रहे हो, ठीक है, उनके पास काफी सारा है। जैसे कि एक अमीर इंसान है, उसके पास वाटर की कमी नहीं है, खूब अच्छा खासा पानी है, वो एक स्विमिंग पूल बना के रह रहे हैं अपने घर में, आराम से वाटर मिल रहा है। और जो पुअर लोग हैं उनको बहुत कम कम पानी मिल रहा है, एक मटका लेके जाना पड़ रहा है, तो किसी को ज्यादा है किसी को कम है, तो इसी वजह से सोशल गैप भी बढ़ रहा है, ठीक है। पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी इस बात पे है कि डिफरेंट यूजेस है, किसी को जैसे फार्मर्स वगैरह को ज्यादा होना चाहिए था, मतलब ये बराबर मिलना चाहिए था, तो उनको उतना नहीं मिल रहा, और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह या अर्बन सिटीज वगैरह में ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा अगर डिफरेंट यूज, सेम वाटर रिसोर्स है बट किसी को ज्यादा अवेलेबल है किसी को कम, तो उस वजह से भी लोगों के बीच में मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो साबरमती बेसिन फार्मर्स वर, यहाँ पे ये उन्होंने बोला था कि हायर प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जा रही है, अर्बन एरियाज को दी जा रही है। यहाँ पे ड्रॉट्स के टाइम पर, जब सूखा पड़ता है गर्मियों के टाइम पर, समर्स के टाइम पर, अर्बन एरियाज को प्रायोरिटी देती है, उनको सप्लाई करते हैं वाटर, और हमें सप्लाई नहीं करते हैं, फार्मर्स वगैरह का या वहां के जो लोग रह रहे थे उनका ये कहना था, ठीक है। ओके, क्लियर है, यहाँ तक हमने देख लिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स। अब और क्या किया जा सकता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। मैंने आपको बताया कि रेन वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, आप उसको पी सकते हैं। तो अब ये जो वाटर है वो पूरा का पूरा फ्लो होके फिर रिवर्स में चला जाता है और रिवर से ओशन वगैरह में चला जाता है, ठीक है। हम उसको कहीं पे भर के तो रखते नहीं अपने पास, तो और भर के नहीं रखते, इसके अलावा हमने सब जगह पे क्या रोड बना दी या अपने घर बना दिए, कोई जगह खाली नहीं बची क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो गई, तो रोड बना दिए, तो कच्ची मिट्टी तो बची नहीं जिसमें वो ग्राउंड वाटर बन पाए और एब्जॉर्ब हो पाए। तो अब क्या किया जाना चाहिए, इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, अपनी घर की जो छत है
उस छत के ऊपर हम इस तरह से वॉल बना लें कि वाटर जो है वो फ्लो ना हो नीचे, उसमें इकट्ठा हो जाए और फिर एक पाइप लगा हो और पाइप के थ्रू ग्राउंड वाटर में नीचे चला जाए। तो इसको बोला जाता है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये इस तरह का प्रोसीजर है। ये राजस्थान में काफी ज्यादा होता है क्योंकि राजस्थान एक ड्रॉट प्रोन रीजन है और काफी सारी जगह पे जैसे कि बंगाल में भी इस तरह का होता है ये चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। ठीक है, तो इस तरह के बनाए जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारा, जैसे आपको इरिगेशन करना है तो इरिगेशन के लिए इस तरह का एक पूरा गड्ढा खोद दो, इस तरह से डैम टाइप का बना लो, चेक डैम टाइप के बना लो, जिनको गुल कुल भी बोला जाता है। तो इस तरह के वेस्टर्न हिमालयाज में इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जनरली, मतलब बेसिकली आपने एक पूरा पूरा पॉन्ड टाइप का एक गुल कुल या आप कुछ भी नेम से बुला लो, एक डैम टाइप का आपने बना लिया। ठीक है, ओके। तो इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है वो की जाती है सेमी एरिड और एरिड रीजन में, मतलब जहां पे सूखा पड़ता है उन रीजन में काफी ज्यादा की जाती है। रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड बाय यूजिंग पीवीसी पाइप। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो भी रेन वाटर हो रहा है उसको एक पाइप से यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद सैंड एंड ब्रिक से आपने नीचे एक पूरा का पूरा एक घर टाइप का बना लिया जिसमें सैंड और ब्रिक्स वगैरह, वहां से ये जाके या तो आपने एक पॉन्ड बना लिया उसमें या फिर नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। ठीक है, तो वेल वगैरह में चला गया, रिचार्ज करेगा, ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ठीक है, ये इसको आपने ले लिया जितना अपना यूज करना था और बाकी एक्सेस उसको हटा दिया। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तरह से की जाती है। सेमी एरिड और एरिड रीजन में राजस्थान में ये काफी ज्यादा चलता है। ठीक है, बीकानेर वगैरह में बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे काफी होता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन रीजन है तो जिस टाइप पे बारिश होती है वहां पे वो यूज करते हैं। ठीक है, बाड़मेर वगैरह में यहाँ पे ड्रॉट प्रोन रीजन है, काफी गर्मी पड़ती है और यहाँ पे वाटर बहुत कम है, तो यहाँ पे इसीलिए वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैंक वगैरह बनाते हैं, टैंकर्स वगैरह बनाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, इस तरह के टैंक वगैरह बनाते हैं, अपने घर के पास वाले एरिया में बनाते हैं और उसके बाद फिर उससे एग्रीकल्चर वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। एक बिग रूम टाइप का, मतलब बेसिकली लार्ज स्पेस होता है, घर के आगे बनाया जाता है, इतने मीटर डीप, इतना मीटर, मतलब कुछ उसकी लेंथ विड्थ और साइज होती है। और फिर उसके बाद रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती है। और जिन जगह पर राजस्थान के काफी सारे एरिया में की जाती है क्योंकि ड्रॉट प्रोन रीजन है, यहाँ पे टैंकर वगैरह बनाए जाते हैं, रूफ से भी इस तरह से वाटर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, समर के टाइम पर जब भी वाटर की जरूरत है तब इस वाटर को यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है। और ये जो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग है वो शिलोंग मेघालय में भी की जाती है। और यहाँ पे चेरापूंजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी मार्शन राम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पे शिलोंग से अगर हम बात करें 55 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। बट शिलोंग जो है रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये चेरापूंजी जो है वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश हमारे यहाँ पे चेरापूंजी मेघालय, बेसिकली यहाँ चेरापूंजी में होती है। ठीक है, बट यहाँ पर भी इस तरह की वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है। यहाँ ये बताया गया कि चेरापूंजी में इतनी बारिश होने के बाद भी उन्होंने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बना रखा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वहां पे है। और 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड कम फ्रॉम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग ये जो घर की छत के ऊपर पानी इकट्ठा कर लिया, फिर नीचे कर दिया, ग्राउंड वाटर भर गया, उसके बाद फिर जब यूज चाहिए तो ग्राउंड वाटर अगर लेवल बढ़ जाएगा तो आपको जब चाहिए होगा तो आप ट्यूबवेल वगैरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह का सिस्टम वहां पे है इतनी बारिश होने के बाद भी। ठीक है, तो जिन जगह पे बारिश नहीं है वहां तो उन लोगों को करना ही चाहिए। ठीक है, राजस्थान में क्या है कि कुछ जगह पे क्या हुआ कि वाटर उन्होंने कैनल लेक वगैरह से वाटर स्कैरिसिटी को कम कर दिया, तो अभी क्या करने लग गए, वो लोगों को जरूरत नहीं है तो फिर वो उन्होंने बंद कर दिया। कुछ लोग अभी भी उसमें से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बंद कर दिया, ये जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, काफी सारी जगह जैसे मैसूर कर्नाटका विलेज में ये इंस्टॉल किया गया है, उनके हाउस होल्ड रूफ टॉप, मतलब घर की छत के ऊपर उन्होंने इस तरह से इंस्टॉल किया है। नियरली 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम एंड विलेज has earned a rare distinction of being rich in rain water। मतलब कि जहां पे इंस्टॉल है वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा वाटर अवेलेबल ही होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइप आया, इस घर की छत के ऊपर था, इसके बाद पाइप आया तो इस ये वाला जो घर है
ये इसकी छत के ऊपर, ये जो रूफ टॉप है वहां पे इन्होंने वाटर ले लिया और वाटर फिर उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर में ये कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने वाटर स्कैरिसिटी जो है उसको कम किया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहाँ पे, राजस्थान वगैरह में काफी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे वाटर स्कैरिसिटी काफी है। एक और इरिगेशन सिस्टम है जो आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, बैम्बू ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम। ये बैम्बू ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम क्या है? इस तरह का इरिगेशन सिस्टम है, लाइक यहाँ से एक मेन चैनल है, यहाँ से आपने वाटर सप्लाई कर दिया, वाटर फिर यहाँ पे आपका यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे दो इन्होंने इस तरह से दो, और ये तीसरा वाले में वाटर चला जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर गिर गया, यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे गया और यहाँ से भी और यहाँ, और फिर बाकी वाटर यहाँ चला गया। इस तरह से यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और फिर ये, और बीच बीच में इन्होंने क्या किया है, होल्स किए हैं जिससे कि पूरी जगह पे वाटर हो। तो होल्स तो किए गए हैं, सब जगह पे इरिगेशन प्रोवाइड हो, मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, मेन चैनल यहाँ से वाटर आएगा और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे इन्होंने इस तरह से बैम्बू पाइप जो है उनको लगा दिया है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और बीच में होल्स वगैरह बना दिए जिससे कि सब जगह पे वाटर हो। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारा वाटर आएगा, फिर धीरे 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 यहाँ से फ्लो अंदर जो भी होल होंगे उससे नीचे चला जाएगा, बाकी यहाँ चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, बाकी यहाँ चला जाएगा। इस तरह का सिस्टम जो है आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी बनाया कि हर किसी को ये बनाना है अपने घर के छत के ऊपर, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, नहीं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था हमारा। कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, वैसे नहीं चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं इसकी पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन वहां पे भी मिल जाएगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।